पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। चलिए, प्रीवियस क्लास में एक मिस्टेक हुआ था। HIV को बैक्टीरिया बताया था, उसको आप वायरस कर लीजिए। ठीक, HIV जल्दी में बैक्टीरिया बता दिया था, उसको वायरस कर लीजिए। HIV एक क्या है, वायरस वहाँ पे है ना, बाकी इट्स बीमारी, डिसीज है। RBC और WBC को कंपेयर करके देखें। अब WBC में थोड़ा सा चीज और जानना है हम लोगों को, उसके बाद प्लेटलेट्स में चलेंगे, है ना, और ब्लड का थक्का कैसे जमता है, ब्लड बैंक क्या है, ठीक, ये सब रक्त समूह, ये सब देखेंगे आज, है ना। देखिए, WBC हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा और इम्यून प्रदान करता है, इम्यूनिटी, है ना। इसीलिए इसको बॉडी गार्ड सेल कहते हैं, सोल्जर सेल कहते हैं, या फाइटर सेल कहते हैं। सोल्जर फाइटर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर से आने वाली बैक्टीरिया जितने भी होते हैं हानिकारक, वो अपने में क्या करता है, ये साइज बदलकर, WBC सेल क्या करता है, साइज बदलकर अपने में क्या कर लेता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक, अवशोषित कर लेता है, ताकि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर को हानि ना पहुंचाए। ये दो प्रकार से बटे हुए हैं, कड़ी संरचना, अकड़ी संरचना, ग्रेनुलो और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को फिर तीन भागों में बांटा गया है, प्रोटीनों में बांटा गया है, समझ लीजिए। एक तो बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, आइसिनोफिल्स। फिल्स वाले चीज कड़ी है, याद रखना। और अकड़ी संरचना में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये साइट्स वाली चीज अकड़ी संरचना है, पहले तो इतना याद रखना है। इसको पांचों को याद करना ही पड़ेगा हम लोगों को, ठीक, वो चाहे जैसे भी करें। तो ये दोनों मोनो और लिम्फो को पहले करते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक। तो WBC में ये पांच चीजें होते हैं, समझ लीजिए आप। अब ये WBC इम्यून कैसे प्रदान करेगा? बाहर से आने वाले जितने भी एलर्जी चीज हैं उसको खत्म करें, बैक्टीरिया उसको खत्म करें, वायरस उसको कम करें, है ना। ये सब आपका क्या है, इसी से तो इम्यून, मतलब बाहर से आने वाली एलर्जी, बैक्टीरिया, वायरस को कम करेंगे तभी तो ये इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं, समझेंगे। तो इसमें से कौन कौन से प्रोटीन ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जो एलर्जी को खत्म करते हैं, यही देखना है अभी हम लोगों को। देखो, बेसोफिल्स जो होता है ये किलिंग एलर्जी, मतलब एलर्जी जिस चीज से भी हो रहा है तो बेसोफिल्स की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, ऐसा दवाई दिया जाता है जिससे बेसोफिल्स की मात्रा बढ़ जाए, जिससे आपके एलर्जी को कम कर दिया जाए या एलर्जी खत्म कर दिया जाए जिससे हो रहा है ना। और जैसे बताया, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए न्यूट्रोफिल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? न्यूट्रोफिल्स होता है। इसमें आइसिनोफिल्स होता है जो वायरस या परजीवी को कम करता है, ठीक, बाहर से जो अटैक करता है वायरस और परजीवी, आइसिनोफिल्स, है ना। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये एडवांस लेवल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। एडवांस लेवल इम्यूनिटी मतलब जो आने वाले हैं फ्यूचर में, उसके लिए ये तैयार करते हैं। ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, एडवांस लेवल इम्यूनिटी, जिसमें मेमोरी सेल का निर्माण होता है। मतलब ये हमारा शरीर है, मान लो हमारा शरीर पहली बार किसी भी वायरस अटैक के लिए तैयार नहीं रहता। तो जैसे आप लोग पोलियो का टीकाकरण ये सब सुने होंगे, अब बच्चों को बहुत सारे टीकाकरण किया जाता है, पहले देखिएगा बचपन में। तो उसमें क्या किया जाता है, वायरस का बहुत कम मात्रा में, ठीक, बॉडी को दिया जाता है। जब वायरस बहुत कम मात्रा में दिया जाता है तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स या WBC क्या करता है, पहली बार आया वायरस, है ना, वायरस इतना मात्रा में दिया जाए कि बॉडी को इफेक्ट ना क्या करे। तो पहली बार वायरस आया तो ये क्या करता है, मेमोरी सेल का निर्माण कर लेता है कि ऐसा वायरस आएगा, अपने मेमोरी में डाल लेता है, तो मैं अब इससे प्रतिरक्षा प्रदान करूंगा, ठीक। जैसे कंप्यूटर में होता है, अब देखिएगा, पहली बार आप फोल्डर वोल्डर को क्लिक करेंगे, नया कंप्यूटर है सबसे पहली बार, तो थोड़ा धीरे खुलता है। बाद में क्या होता है, मेमोरी बना लेता है वो, और उसको उसी फोल्डर को बाद में क्लिक करोगे तो जल्दी खुलता है, देखना। वैसे ही हमारे शरीर है, समझ लीजिए, है ना। हमारे शरीर क्या करता है, मेमोरी सेल बना लेता है एक बार,
अब मान लो यही वायरस बाद में आया, ठीक, यही वायरस बाद में आया। अब मेमोरी सेल क्या करता है, WBC का जो मेमोरी सेल है, जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स मिलकर क्या करते हैं, अब इस मेमोरी सेल में ये जमा हो गया कि ऐसा वायरस अगर आया तो क्या करना है, मेमोरी सेल इसको किल कर देगा। ठीक, तो जैसे पोलियो का टीकाकरण, कुछ भी टीकाकरण किया जाता है तो थोड़ा सा बुखार उखार आता है कुछ टीकाकरण में, देखिएगा क्यों आता है, क्योंकि वायरस का बहुत कम मात्रा डाला जाता है, या जिस टाइप का टीकाकरण है उस टाइप का इफेक्ट होगा उसमें, है ना। ये समझिएगा। तो वो किससे किया जाता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स से। ठीक, अब इसमें इन पांचों में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो मोनोसाइट्स, सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स आकार में ना। सबसे बड़ा लार्ज मोनोसाइट्स, सबसे छोटा स्मॉल लिम्फोसाइट्स, सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स। ये थोड़ा और याद रख लेना हम लोगों को। ठीक, ये है WBC। क्या है WBC, प्लेटलेट्स में चलते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, है ना, बिम्बाडो जिसको बोलते हैं। RBC WBC तो हो गया था, उसी को कंपेयर करते हुए प्लेटलेट्स को आप लोग बना लीजिएगा, या एक ही चार्ट में बना लीजिएगा RBC WBC और प्लेटलेट्स को। हम अलग अलग देखें, लेकिन आप एक ही चार्ट में बना लेंगे तो आपको जल्दी याद करने में सहायता होगा। अब देखिए प्लेटलेट्स, उसके बाद देखेंगे ब्लड ग्रुप अभी, है ना, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना, ये अलग से टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, इसलिए अलग से देख लेंगे इसको। ठीक, प्लेटलेट्स, बिम्बाडो प्लेटलेट्स, RBC WBC हो गया था। अब देखो इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिका बोलते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग सेल कहते हैं। ठीक, थ्रोम्बोसाइट्स किसने आविष्कार किया था, तो विलियम ओस्लर ने। विलियम ओस्लर ने, याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो ज्यादा नहीं पूछता इसको, विलियम ओस्लर को। इसका जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिन जीवित रहता है, 8 से 10 दिन। 120 दिन था RBC का। WBC का कितना था, 2 से 3 दिन। इसका कितना है, 8 से 10 दिन। तीनों को कंपेयर करके RBC में केंद्रक नहीं होता था, क्योंकि सभी तो सेल हैं इन लोग। WBC में केंद्रक होता था, न्यूक्लियस, और इसमें भी प्लेटलेट्स में भी केंद्रक होता है, याद रखिएगा। केंद्रक होता है तो आपका कोशिका विभाजन भी हो पाएगा। फॉर्मेशन, इसका भी अस्थि मज्जा, इसका भी अस्थि मज्जा, इसका भी अस्थि मज्जा था, और इसका भी अस्थि मज्जा बोन मैरो में ही होता है, हड्डी के बीच में जो होता है ना। तीनों को मात्राओं में अनुपात याद रख लीजिएगा, ये 600 रेशियो RBC रेशियो प्लेटलेट्स रेशियो WBC है। तो RBC सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, 600 रेशियो 40 रेशियो 1 में होगा। ठीक, ये रेशियो, ये मिलियंस में होंगे, ये आपके लाखों में होंगे, ये मिलियंस में होंगे, लाखों में, ये हजारों में होते हैं। ठीक, 600 रेशियो 40 रेशियो 1 में। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये तो ब्लड क्लॉटिंग में पूरा भी पढ़ने ही वाले हैं, है ना। प्लेटलेट्स, डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारी होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या फिर कम हो जाती है, वो देखेंगे। ठीक, मैं इसमें आपको बताऊंगा ब्लड क्लॉटिंग में ये सब, है ना, प्लेटलेट्स को जोड़कर। और पहले देख लेते हैं रक्त समूह, लेकिन ब्लड ग्रुप। चलिए अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक, बहुत डिटेल देखना है ब्लड ग्रुप को, रक्त समूह को, ताकि एक बार समझ में आए तो जिंदगी में ना भूलें। तो ब्लड ग्रुप का खोज डिस्कवर किसने किया था, लैंड स्टीनर ने। कब किया था, 1901 में। ये लैंड स्टीनर को अच्छे से याद रख लीजिए। खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर। RH फैक्टर जो पढ़ेंगे फिर लैंड स्टीनर आएगा, आज भी अभी देखेंगे। ठीक, तो लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप का खोज किसने, लैंड स्टीनर ने किया था 1901 में, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1928 में फिर नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप का A ग्रुप, B ग्रुप, O ग्रुप, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, आप लोग सुने ही होंगे ब्लड ग्रुप। ठीक, आपका भी कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप होगा, देखिएगा उसको, समझिएगा ना। अब ब्लड ग्रुप रक्त समूह में ग्लाइकोप्रोटीन, अब चलिए देखते हैं अच्छे से। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर
धीरे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तो आरबीसी होता है, ठीक, एक डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है ना, प्लेटलेट्स भी होते हैं, उसका काम नहीं है अभी, ठीक। एक और पेन ले आते हैं। तो आरबीसी, अब लैंडस्टेनर ने क्या देखा, जो आरबीसी कोशिका है, ये मान लो आरबीसी है, इसमें झिल्ली तो पाया जाता है, लेकिन इसके सतह पर एक और प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक, प्रोटीन का परत पाया जाता है। कहां पे? इसके सतह पर, सरफेस पर, इसके सतह पर और एक प्रोटीन पाया जा रहा है। ये बाद में पता चला किनको? लैंडस्टेनर को। फिर उन्होंने क्या देखा, डब्ल्यूबीसी में भी ऐसे ही इसके सतह पर एक और प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक, इनके भी सतह पर, ठीक, एक और प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक। तो इनके भी दीवार पर एक प्रोटीन, मतलब दीवारों पर, मतलब सतह पर, और इनके भी दीवारों पर एक प्रोटीन पाया जा रहा है। अब प्रोटीन का नाम देना था इनको, तो नाम दे दिए क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम दे दिए? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। अब प्रोटीन का, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन होते हैं भाई, तो कुछ नाम देना था इनको, तो क्या नाम दे दिए? ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन, अब देखिए कि किसी शरीर के आरबीसी में जो सतह में प्रोटीन पाया जा रहा है वो 2 प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के, इसको और नाम नहीं देता, बोले क्या, बोले ए और बी रख देता हूं, ठीक। किसी के बॉडी में ए प्रकार का प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और किसी के बॉडी में देखे बी प्रकार का है, ठीक। और देखिए कि डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा भी 2 प्रकार के इनके भी ग्लाइकोप्रोटीन 2 प्रकार के हो रहे हैं, जिसको नाम दिया गया ए और बी। क्या नाम दिया गया? ए और बी। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। अब दोनों दीवारों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के दीवारों में जो प्रोटीन पाया गया उसका नाम क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन। क्योंकि आरबीसी का ग्लाइकोप्रोटीन और डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा का ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों अलग थे, इसलिए उसको अलग अलग नाम दिया। अब देखो, इसी से ब्लड ग्रुप, किससे? अब सबको ग्लाइकोप्रोटीन बोल दे रहे हो, जबकि ये अलग है। तो ये क्या किए? ब्लड ग्रुप बनाने के लिए क्या किए? इसके ग्लाइकोप्रोटीन को, इसको लिख देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, और यहां पे भी लिख देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसके ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन नाम दे दिए, ठीक, एएन नाम दे दिए, समझ लीजिए, एंटीजन या एजी। इसके ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन, और इसके ग्लाइकोप्रोटीन को, मतलब इस दीवार को जो 2 प्रकार का था, एंटीबॉडी नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? एंटीबॉडी, एबी, समझ लीजिए, ठीक। तो जैसे आपका घर का दीवार है, आपके पड़ोसी के घर का दीवार है, दीवार मतलब आपका घर है, तो आपके घर का एड्रेस अलग होना चाहिए, आपके पड़ोसी के घर का एड्रेस अलग होना चाहिए, या दूसरे मोहल्ला के जो लोग हैं उसके घर का एड्रेस अलग होना चाहिए ना भाई। तो एड्रेस के लिए क्या किए इन लोग? एंटीजन, इसको क्या बोलते हैं? एंटीजन, और इसको क्या बोलती है? एंटीबॉडी। क्या बोलती है? एंटीबॉडी, जो डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा में होता था। अब ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना है, तो बोले ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन से होगा। किससे होगा? एंटीजन, मतलब आरबीसी की दीवार में जो प्रोटीन पाया जा रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। तो अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या क्या पाया जा रहा है? ए और बी। तो जिसके शरीर में ए प्रोटीन पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसके शरीर में बी प्रोटीन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। बोले जिसके शरीर में, कभी किसी के शरीर में दोनों टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं आरबीसी की दीवार में, तो उसका नाम बोले ए बी, ठीक। और किसी के शरीर में दोनों प्रकार के प्रोटीन नहीं पाए जाते, इसलिए 0 रखा गया, 0, जिसको हम लोग ओ बोल देते हैं, वैसे ये 0 है। दोनों नहीं पाया जाता, ए और बी नहीं होता, ना ही ए होता है ना ही बी होता है, इसलिए 0 बोलते हैं। 0 को अब नाम कैसे बोले? तो ओ रख दिए। तो 4 टाइप के निकाले, ये ए बी, ए बी और ओ, ठीक।
तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे किए? एंटीजन से। किससे किए? एंटीजन। ठीक, मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार का एंटीजन होगा उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, ये डिसाइड कर लिए। अगर ए प्रोटीन है तो ए, बी है तो बी, ए दोनों है तो ए बी, और दोनों नहीं है तो ओ मतलब 0। अब एंटीबॉडी का निर्माण एंटीजन से होता है, लेकिन इसमें ये देखा गया कि इसके विपरीत ही काम करता है। किसके? एंटीजन के विपरीत ही एंटीबॉडी काम कर रहा है। जैसे किसी में ए ब्लड ग्रुप है तो मतलब ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी उसमें बी होगा, बी है तो एंटीबॉडी ए है, मतलब ये किसके? एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत ही पाया गया। मतलब जिसके शरीर में, मान लो आपका ये शरीर है, आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, तो आपके में एंटीजन, अब ये आरबीसी में ढूंढे तो ए ब्लड ग्रुप पाया गया, तो डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा में देखें तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? आपके में बी। ठीक, हमेशा वैसे ही होते गया। तो इससे पता चला कि एंटीबॉडी जो होता है एंटीजन के विपरीत होगा, अपोजिट होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक, चलिए इसको थोड़ा समराइज करते हैं उसके बाद। चलिए देखिए क्या हुआ, हमारे पास 3 ब्लड के प्रकार हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा और आरबीसी, इनके भी दीवारों में कुछ प्रोटीन पाए जा रहे थे, इसके भी दीवारों में प्रोटीन पाए जा रहे थे। तो दीवारों में जो प्रोटीन थे उसको ग्लाइकोप्रोटीन नाम दे दिए, इधर भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इधर भी। लेकिन इसके ग्लाइकोप्रोटीन का क्या नाम दिए? एंटीजन, और इसके ग्लाइकोप्रोटीन का क्या नाम दिए? एंटीबॉडी। ठीक, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, मतलब किसी किसी में ए टाइप का प्रोटीन पाया गया, किसी किसी में बी टाइप का प्रोटीन पाया गया। तो इसी से क्या बनाए, किसी में जिसमें ए टाइप का पाया गया तो ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी पाया गया बी। किसी किसी व्यक्ति के शरीर में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक, तो ए बी। किसी किसी के शरीर में कुछ भी नहीं पाए जाते तो ओ। ठीक, मतलब इसी से ब्लड ग्रुप, ठीक, हम बनाए किससे? आरबीसी के एंटीजन से, ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन से। डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा एंटीबॉडी। अब देखिए कि जिसका ए है, ये एंटीबॉडी भी कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, ए और बी। जिसके में ए होता है इसके विपरीत होता है बी, बी होता है तो ए होता है, ए बी होता है तो दोनों नहीं होता, और ओ होता है तो ए बी होता है। ये देखिए, है ना, ये एंटीबॉडी था। क्या था? एंटीबॉडी। अब देखिए एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से, है ना। जिसके शरीर में ए होगा, ब्लड ग्रुप क्या क्या है? ए बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के हम निकाले अभी। ठीक, तो जिस प्रकार का ग्रुप होगा, जिस प्रकार का एंटीजन होगा उस प्रकार का ग्रुप होगा बोले तो ये भी क्या होगा? ए बी और ओ मतलब 0, जो ए बी दोनों में नहीं है। एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट बोले तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसमें बी होगा, बी का ए होगा। ठीक, इसको डैश कर दो, 0 मतलब डैश, है ना। ए बी का डैश मतलब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन उसमें दोनों हैं तो एंटीबॉडी ना ही ए होगा ना ही बी होगा, और ना ही एंटीजन एक भी नहीं है, ना ही ए है ना ही बी है, तो एंटीबॉडी दोनों होगा, ए बी। इतना तो हमको समझ में आ गया, है ना। अब ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी तो समझ में आ गया हम लोगों को, है ना। अब एक्सेप्ट और डोनेट, मतलब कौन ए ग्रुप वाला है तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप से वो एक्सेप्ट कर पाएगा, किसको किसको दे पाएगा, किस किस ब्लड ग्रुप को दे पाएगा। ठीक, तो देखो ए बी, अब आप ही सोचिए जो ए बी वाला है, जिसके आरबीसी में
ए बी आपका क्या है, एंटीजन है, मतलब ए प्रकार का भी प्रोटीन है, बी प्रकार का भी प्रोटीन है। ठीक, तो अब इसके शरीर में कुछ भी डालो आप, ए ब्लड ग्रुप डालो तो भी एक्सेप्ट करेगा, बी ब्लड ग्रुप डालो तो भी एक्सेप्ट करेगा, ए बी ब्लड ग्रुप डालो तो भी एक्सेप्ट करेगा इनका, क्योंकि वैसा ही है। और ए बी बिना ए बी के डालो तो भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये चारों को एक्सेप्ट कर पाता है, ए ब्लड ग्रुप को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ। लेकिन यूनिवर्सल डोनर, अब डोनर जीरो है, मतलब ये ना ही इसमें ए है ना ही इसमें बी है, तो ना ही ए है ना ही बी है, तो किसी को भी दो, फिर आप ए ब्लड ग्रुप वाले को दो, बी ब्लड ग्रुप वाले को दो, ए बी को दो, या ए बी जिसमें नहीं है उसको भी दो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर। ठीक, सर्वदाता, ये सर्वग्राही, ये सर्वदाता है ना। तो चलिए इसी को पहले देख लेते हैं। लेकिन ये डोनेट किसको कर पाएगा, ये एक्सेप्ट तो सब कुछ कर पाएगा ए बी वाला, लेकिन डोनेट उसी को कर पाएगा जिसका ए बी ब्लड ग्रुप हो, जिसका क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप हो। एक्सेप्ट सब कुछ कर देगा, लेकिन डोनेट किसको कर पाएगा, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप हो। ए बी वाला ए बी वाले को ही डोनेट कर पाएगा। वैसे ही ओ वाला ओ को ही एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि ओ मतलब क्या है, ना ही ए है ना ही बी है। और मान लो ए वाला इसमें डाल दिया आप, तो वो तो बेचारा मर जाएगा वहीं पे। बी वाला भी डाल दिए तो भी मर जाएगा, क्योंकि इसमें तो प्रोटीन है और उसका शरीर में जो पहले से ब्लड है, ना ही ए है ना ही बी है उसमें। तो ये एक्सेप्ट किसको कर पाएगा, ओ वाला, सिर्फ ओ वाले को, मतलब जो जिसमें ना ही ए है ना ही बी है। इतना तो समझ में आ गया होगा, ए बी। अब इसमें भी वही कर लीजिए, अपने आप बन जाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो एक्सेप्ट किसको कर पाएगा, या तो ए को, ए वाले को ही, या तो जिसमें कुछ ना हो, ना ही ए हो ना ही बी हो। वैसा ही बी वाला एक्सेप्ट किसको कर पाएगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है और जिसमें ना ही ए है ना ही बी है। और ये दे किसको पाएगा, ए बी को तो कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना भाई, ए वाले को भी बी वाले को भी। ठीक, और ये भी ए बी है ना, और ए और बी ब्लड ग्रुप है तो ए को भी डोनेट कर पाएगा और बी को भी डोनेट कर पाएगा। तो ये चार्ट वैसे तो अपने आप बन जाता है, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही हो गया और सर्वदाता क्या हो गया, ओ। अब चलते हैं, देखिए ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर देखते हैं। अभी तक सब समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग ढूंढे हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, है ना। अब देखिए RH फैक्टर एक नया कॉन्सेप्ट आया ये 1932 में। वही जो ब्लड ग्रुप का निर्माण किए थे लैंड स्टीनर, उनके साथ वीनर मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या किए, इसका आविष्कार किए, लैंड स्टीनर और वीनर। लैंड स्टीनर बस क्या किसका निर्माण किए थे, किसका खोज किए थे, रक्त समूह को 1901 में। 1932 में फिर लैंड स्टीनर और वीनर मिलकर RH फैक्टर का कॉन्सेप्ट लाए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे देखिए। अब ये बोले एंटीजन क्या होता था, ये आपका आरबीसी है। आरबीसी के दीवार में प्रोटीन था जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते थे। तो ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या दे दिए इन लोग, एंटीजन। और ये कितने प्रकार का है बोले, 2 प्रकार का, ए और बी। इसी से ब्लड ग्रुप का क्या होगा बोले, निर्धारण होगा। किसी किसी के शरीर में ए है, किसी किसी के शरीर में बी है। लेकिन बोले इसके अलावा भी नए एंटीजन की खोज किए। ये नए एंटीजन किसमें खोजे, ये सबसे पहले ये रिसस नाम के बंदर में खोजे। रिसस RHESUS, रिसस नाम के बंदर में खोजे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया RH फैक्टर। और इस एंटीजन का नाम क्या दिए, डी एंटीजन। क्या नाम दिए, डी एंटीजन। ठीक, एक और एंटीजन है बोले ए और बी के अलावा जिसका नाम है डी एंटीजन। डी एंटीजन जिसको ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, RH फैक्टर। क्या नाम दे रहे हैं, RH फैक्टर। ठीक, अब देखिए बाद में ये पता चला कि ये बंदर में ही नहीं, ये तो मनुष्य में भी पाया जा रहा है। ठीक, किस में पाया जा रहा है, ह्यूमन में भी पाया जा रहा है। और किसी किसी मनुष्य में पाया जा रहा है, किसी किसी मनुष्य में नहीं पाया जा रहा है। तो
अब देखिए कि किसी किसी मनुष्य में पाया जा रहा है, तो जिस भी मनुष्य में पाया जा रहा है तो RH फैक्टर उसमें पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जा रहा है उसमें RH फैक्टर निगेटिव होगा बोल दिए। ठीक, किसी किसी शरीर के आरबीसी के एंटीजन में A ब्लड ग्रुप के साथ D एंटीजन है। ठीक, तो अब देखिए जिसमें RH फैक्टर होगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जिसके शरीर में RH फैक्टर नहीं होगा उसको नेगेटिव लिखेंगे हम लोग, है ना। तो अब ब्लड ग्रुप 8 प्रकार का हो गया, 4 से 8। कैसे? जिसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक, और जिसमें RH फैक्टर है तो A पॉजिटिव। जिसका ब्लड ग्रुप A है, जिसके RH फैक्टर नहीं है तो A निगेटिव। ब्लड ग्रुप B है, RH फैक्टर है तो B पॉजिटिव, B निगेटिव। जिसमें AB दोनों है तो AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्रकार का हो गया? 8 प्रकार का। ठीक, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, 1932 ये तो ठीक है, RH फैक्टर वाले जो RH पॉजिटिव है, जिसके आरबीसी में D एंटीजन है, मतलब RH फैक्टर है, पॉजिटिव वाले हैं, वो डोनेट कर पाएंगे RH फैक्टर वालों को ही। वो तो ऑब्वियस है, जिसमें ऐसा रक्त जिसमें RH फैक्टर है वो किसको दे पाएंगे? RH फैक्टर वालों को ही दे पाएंगे। और जिसके शरीर में RH फैक्टर ही नहीं है उसको अचानक से RH फैक्टर वाला दोगे आप, D एंटीजन दोगे, तो उसका शरीर तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उसको। तो डोनेट किसको कर पाएगा? RH फैक्टर प्लस वालों को ही। ठीक, लेकिन RH फैक्टर एक्सेप्ट किसको कर पाएगा? जिसमें RH पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को। जिसमें D एंटीजन है, जिसमें D एंटीजन नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि D एंटीजन मेरे में तो पहले है, नहीं है तो भी चलेगा, है ना। वैसे ही RH निगेटिव वाला डोनेट किसको कर पाएगा? RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों को, क्योंकि निगेटिव डोनेट तो किसी को भी कर सकता है। और एक्सेप्ट किसको कर पाएगा? लेकिन RH निगेटिव वाले को ही, है ना। ठीक, मतलब जिसमें RH फैक्टर नहीं है, D एंटीजन नहीं है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीजन तो यही बनते जाएगा आपका, जिसमें पॉजिटिव है मतलब D एंटीजन, मतलब A और D एंटीजन। जिसमें एक बस हो, D ना हो, D एंटीजन ना हो, है ना। B और D एंटीजन, B निगेटिव मतलब ओनली B, AB पॉजिटिव मतलब AB और D एंटीजन, AB निगेटिव मतलब AB ओनली, O पॉजिटिव मतलब O और D एंटीजन, और O निगेटिव मतलब O ओनली। ठीक, और इसमें एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट, ये इसका तो दुश्मन है, तो A है तो ये B है, A है तो B है, B है तो A है, B है तो A है, AB है तो कुछ नहीं है भाई, AB है तो कुछ नहीं है, O है तो AB है, और O है तो AB है। और एक हम डोनेट और एक्सेप्ट और डोनेट वाला बनाते हैं। तो एक्सेप्ट और डोनेट वाला इस कॉन्सेप्ट से आप लोग बना के देखिए अपने कॉपी में, आप लोग खुद ही। जो प्रीवियस टेबल था ना, 4 टेबल, उसमें अब पॉजिटिव नेगेटिव बस जोड़ना है। ठीक, तो उससे क्या हुआ, अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर देखिएगा AB पॉजिटिव में आएगा, और यूनिवर्सल डोनर O। पहले क्या निकाले थे? AB हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, O यूनिवर्सल डोनर होगा। अब सर्वग्राही एक्सेप्टर AB पॉजिटिव ओनली होगा देखिएगा, और सर्वदाता O नेगेटिव होगा देखिएगा, है ना। वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये टेबल बना के देखो, एक्सेप्ट और डोनेट वाला, ये 8 वाले में, है ना, अपने आप बन जाएगा। ये है RH फैक्टर। क्या है? RH फैक्टर। अब चलिए थोड़ा और देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। मतलब अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का B है, तो चाइल्ड का क्या होगा, या कोई सा भी क्वेश्चन आया ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, कभी कभी पूछ लेता है। जिसका A है, जैसे फादर का A है तो पिताजी का A है तो A O लिख दीजिएगा, B है तो B O, ये O को जोड़ दीजिएगा बस, है ना। अब सबका मल्टीप्लिकेशन, A का मल्टीप्लिकेशन B से करो तो AB, A का मल्टीप्लिकेशन फिर एक बार O से करो तो AO, O का मल्टीप्लिकेशन B से कीजिए तो OB मतलब BO लिख देते हैं इसको, और O का मल्टीप्लिकेशन फिर O करो तो OO। फिर लास्ट में क्या करना है, एक चीज O वाले को काट देना है,
ओ जहाँ है उसको काट देना है। तो ये क्या है आपका ए पी ए बी और ओ, मतलब 25% चांस है कि बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है, 25% चांस है कि ए ब्लड ग्रुप का हो सकता है, 25% बी ब्लड ग्रुप का, 25% ओ का। ये तो बहुत इजी वाला था, ऐसा ही करना सब में। अगर क्वेश्चन पूछा वही कि फादर का ए है, मदर का ए है, बच्चे का क्या होगा, तो कैसे करेंगे, ए ओ लिख देंगे, इसको भी क्या लिख देंगे ए ओ, ये जोड़ देना है। ए का मल्टीप्लिकेशन ए से तो ए बना, ए का मल्टीप्लिकेशन ओ से तो ए ओ बना, एक ओ का मल्टीप्लिकेशन ए से तो ए ओ बना, ओ का मल्टीप्लिकेशन ओ से तो ओ बना। अब देखिए ए मतलब तो होगा क्या ए ही, अब ओ को काटना है तो ए फिर से ए और फिर ओ, मतलब इसमें 75% चांसेस है कि चाइल्ड ए ब्लड ग्रुप का हो और 25% चांस है कि ओ ब्लड ग्रुप का हो चाइल्ड। ठीक, इसमें बी ब्लड ग्रुप वाले आ ही नहीं सकते भाई, ना ही ए बी वाले आ सकते हैं, क्योंकि ए है तो बी कहाँ से आएगा। ठीक, माताजी और पिताजी अगर ए वाले हैं तो बी नहीं आ सकते, है ना। इसको आप होमवर्क करके बताइए कमेंट में, ये बना के नहीं, आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। फादर ए बी हैं, मदर भी ए बी है, तो चाइल्ड कैसा होगा। एक और क्वेश्चन बना लीजिए, फादर बी है, बी ब्लड ग्रुप का है, मदर ओ ब्लड ग्रुप के हैं, तो चाइल्ड क्या होंगे। ठीक, ये होमवर्क करके बताइए ये क्या आ रहा है आपका आंसर, है ना, कमेंट करके बताइए आपका। ठीक, तो ये रक्त समूह, अब थोड़ा बहुत इसमें जो बीमारी बचा है उसको देख लेते हैं रक्त समूह में, फिर ब्लड क्लॉटिंग देख लेंगे, है ना। देखिए एक चीज होता है जो हमेशा होता है, ये अगर पिता RH पॉजिटिव वाला है और माता RH निगेटिव वाली है, RH फैक्टर मतलब इनके RBC में, पिता के RBC में D एंटीजन है, ठीक, और माता की RBC में मतलब रक्त में D एंटीजन नहीं है, तो पहला संतान जो होगा, ठीक, ये पहला संतान जो होंगे इसमें मृत पैदा नहीं होंगे। ठीक, मृत पैदा नहीं, वो कैसे देखते हैं, ये पहला संतान जीवित पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा दूसरा संतान जब भी होगा ये मृत पैदा होगा। क्यों होगा, देखिए अब पिताजी जो हैं वो D एंटीजन वाले हैं, है ना, D एंटीजन वाले हैं, और माताजी D एंटीजन वाले नहीं, मतलब RH फैक्टर मतलब D एंटीजन। ठीक, एंटीजन मतलब इनके रक्त में एक प्रोटीन है जिसका नाम है D एंटीजन, और इनके रक्त में वो प्रोटीन नहीं है। तो अब पिता डोनेट करेंगे किसमें, माता के में, तो पहली बार में क्या होगा, माता का जो शरीर है इस D एंटीजन को, क्योंकि पहली बार है, ये मेमोरी सेल बना लेंगी, किसके लिए, D एंटीजन के लिए, कि बाद, क्योंकि इनके में D एंटीजन नहीं है तो अब इनके में मेमोरी सेल बन जाएगा। पहली बार एक्सेप्ट कर लेंगी, एक्सेप्ट की पहली बार, और उस समय पहला बच्चा क्या हो जाएगा, पहला बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाएगा, लेकिन अब मेमोरी सेल बन जाएगा। मेमोरी सेल्स क्या करेगा, बाद में क्या होगा, बाद में फिर से मान लो ये आया D एंटीजन, फिर से आया इनके शरीर, माता के शरीर में पिता से, तो अब ये मेमोरी सेल क्या करेगा, अब उसको नष्ट कर देगा, बाद में फिर आया तो, क्योंकि पहले मेमोरी सेल तो नहीं बना था, ये D एंटीजन नष्ट कर देगा, D एंटीजन को नष्ट कर देगा माता के शरीर में जो मेमोरी सेल बना है। ठीक, इसीलिए मान लो डॉक्टर आजकल क्या करते हैं, अगर दूसरा संतान पैदा करना भी है तो ये जो D एंटीजन मेमोरी सेल है इसको नष्ट करने का दवा देते हैं, फिर किसको नष्ट करने का दवा देते हैं, तभी दूसरा संतान पैदा हो पाता है। इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। ठीक, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस, अच्छे से याद कर लीजिए एक बार, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। ठीक, ये है आपका रक्त समूह। चलिए देख लेते हैं
ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। चलिए अब देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए 3 चीज हैं। एक तो कैल्शियम जो ब्लड में होता है, विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के, ठीक। और प्रोटीन, प्लाज्मा में हम लोग 5 प्रकार के प्रोटीन याद किए थे, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन, है ना। देखिएगा वहां पे आप याद रहना चाहिए था, ठीक, याद कीजिएगा इसको। अब इसमें कैसे प्रक्रिया होता है, जैसे कोई चोट लगा आपको, आपका बाहर यहाँ पे जैसे आपका नस कट गया, ठीक, केसिकाएं टाइप का होते हैं यहाँ पे नस, तो यहाँ पे एक नस कट गया आपका, तो आपका प्रोथ्रोम्बिन जो होगा विटामिन के से मिलकर और थ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या बनाया, थ्रोम्बिन बनाया। थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन मिलकर, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन मिलकर फिर फाइब्रिन प्रोटीन बनाता है। यही फाइब्रिन प्रोटीन क्या करते हैं, फिर जालनुमा संरचना बनाकर आरबीसी को, मतलब ब्लड को आपका थक्का जमा देते हैं। जालनुमा संरचना बन गया जिसमें जम गया आरबीसी, ठीक, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना। तो इसको प्रक्रिया को याद करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ज्यादा एकदम डीप में पढ़ना है लेकिन इसको याद ना कर पाए तो ये याद रखिएगा, ये बस फाइब्रिन प्रोटीन के कारण, मुख्यतः किसके कारण, फाइब्रिन प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का जमता है। ये क्या बना देता है हमारे शरीर में, जालनुमा संरचना, ठीक। विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में भाग लेता है, ठीक, घाव में थक्का बनाने में। लेकिन विटामिन सी घाव में भरने में सहायक है। विटामिन के थक्का जमाने में, विटामिन सी घाव भरने में सहायक है, ये याद रखिएगा। अब नस जहां पे कटता है तो वहां पे रक्त का थक्का जमता है। लेकिन मान लो अंदरूनी चोट लग गई है आपको, और अंदरूनी चोट में नस आपका फट गया या नस को डैमेज हो गया आपका, तो उस समय थक्का जम जाए, तो अंदर ही थक्का जम जाए तो फिर आप वहां पे सर्कुलेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक। इसलिए लीवर से निकलता है हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन, क्या नाम, हिपेरिन प्रोटीन। ये क्या करता है, यही नस में अंदर तरफ क्लॉटिंग होने से रोकता है ना। जिसमें हिपेरिन प्रोटीन लीवर से निर्माण नहीं हो पाता तो आर्टिफिशियल हिपेरिन, जिसको यूरोडिन कहते हैं, वो लगाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे लीवर से जो हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण होता है वही नस में अंदर तरफ क्लॉटिंग से रोकता है। अंदर भी बाहर ये काम नहीं कर पाता, मतलब ये बाहर चोट में काम नहीं कर पाता हिपेरिन प्रोटीन, है ना। अब देखिए जैसे रक्तदान करते हैं हम लोग, है ना, तो रक्तदान किए तो रक्त जब भी बाहर आ गया, मान लो आपके शरीर से रक्त बाहर आ गया, तो रक्त बाहर आ गया तो थक्का जमने लगेगा, ठीक, रक्त का क्या होने लगेगा, थक्का जमने। तो अब मान लो ये थक्का जम रहा है तो दूसरे के शरीर में ये थक्का जमा हुआ रक्त जा पाएगा क्या, नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, ब्लड को जमने से, बाहर जमने से रोकने के लिए देखिएगा, जब भी रक्त को निकाला जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है उसको, और कैल्शियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट मिलाते हैं ताकि रक्त का थक्का ना जमे। थोड़ा बहुत चीजें और देख लेते हैं रॉयल डिसीज के बारे में, है ना। चलिए देखें, किसी की बॉडी में अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है और प्लेटलेट्स का निर्माण भी पूर्ण मात्रा में नहीं हो पा रहा है, ठीक, बहुत कम हो रहा है प्लेटलेट्स की मात्रा, तो इस बीमारी को रॉयल डिसीज, शाही बीमारी कहते हैं। क्या नाम दिया गया है, शाही बीमारी। क्यों शाही बीमारी, क्योंकि ये राजा महाराजाओं से के जिनसे आया था, इसलिए शाही बीमारी रॉयल डिजीज का नाम दिया गया। एक अलग कहानी है, यह अभी मतलब का नहीं है हमारा, ठीक। ये जेनेटिक होता है, अनुवांशिक होता है, मतलब एक के बाद एक दूसरे में वंश में फैलते जाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो रॉयल डिसीज में क्या होता है, ब्लड के रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, प्लेटलेट्स का निर्माण पूर्ण मात्रा में नहीं हो पाता, उसी को रॉयल डिसीज कहते हैं, याद रखिएगा।
एक चीज और याद रखिएगा, ये प्लेटलेट्स की कमी क्यों होती है? डेंगू और मलेरिया मान लो आपको बीमारी हुआ, इसके कारण प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू मलेरिया बीमारी नहीं होता, डेंगू मलेरिया बीमारी के कारण प्लेटलेट्स की कमी होती है, याद रखिएगा। ठीक, और इसमें थोड़ा सा और याद रख लीजिएगा, बहुत डीप में पूछता है तो मान लो डेंगू के जनक मतलब किसके कारण होता है डेंगू, तो डेंगू अरबो वायरस के कारण होता है। ठीक, किसके कारण? अरबो वायरस के कारण। और मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसके कारण होता है। और वाहक मतलब एक से दूसरे में फैलाने का काम कौन करता है? दोनों में मादा मच्छर। मादा मच्छर के काटने से ही क्या होता है आपका देखना डेंगू या मलेरिया आता है। तो डेंगू किसके कारण होता है? मादा एंडीज एजिप्टाई मच्छर, और मलेरिया किसके कारण? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक, तो मादा मच्छरों का नाम है, इसमें एंडीज और इसमें एनाफिलीज। सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा बड़ा था हमारा, इसमें थोड़ा सा और चीज बच गया है, लिम्फ वगैरह। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी तक कवर कर चुके हैं, 90% से भी ज़्यादा। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ पूरा कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक पढ़ के रखिएगा। ठीक है।